एक बार फिर से आप सभी का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आगामी परीक्षाओं के उपयोगी प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, सहकारी संघ है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है। बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को क्या बताया था। उत्तर देने का प्रयास आप सभी लोग करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान वह संघात्मक है। ठीक है, तो संघात्मक बताया गया था, इसमें अर्धसंघात्मक भी नहीं होगा, सहकारी संघ भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं भी होगा। तो संघात्मक बताया गया था। चलिए व्याख्या भी इसकी हम लोग देख लेते हैं कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया था कि भारत का संविधान एक परिसंघीय संविधान है। परिसंघीय संविधान यानी संघीय संविधान आधारभूत ढांचा है, और आधारभूत ढांचे में आपको पता है केशवानंद भारती वाद के बाद संविधान संशोधन के द्वारा भी आधारभूत ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान अलिखित संविधान है, लिखित संविधान है, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका कथन 2 और 1 सही है, बी ऑप्शन कथन 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन केवल कथन 2 सही है, डी कथन 1 और 3 दोनों सही हैं। ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित यह प्रश्न है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए भारतीय संविधान आप लोगों को पता ही है कि लिखित संविधान है, अलिखित नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। इसका अंग्रेजी वर्जन अगर आप देखेंगे तो उसमें 14,000 से ज़्यादा शब्द हैं, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखित संविधान, और भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 70% भारतीय संविधान लिया गया है, वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान के ऊपर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के हनुमतैया के मुंशी तमाम लोगों ने ये कहा भी है कि भारतीय संविधान कुछ और नहीं, 1935 का परिवर्धित संस्करण ही है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो लिखित संविधान है और संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों पर आधारित है, अतः 2 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम और प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन किसने कहा है? जेनिंग्स का, ग्रेनवेल ऑस्टिन का, जवाहरलाल नेहरू का, एच.एम. सिरवई का। सिरवई साहब बहुत बड़े संविधानविद हैं, इनकी किताब आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही शानदार किताब है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें कि सामाजिक दस्तावेज है, इसको बताने का किसने बताया था कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। तो इसका जो उत्तर है वो ग्रेनवेल ऑस्टिन हो जाएगा। ऑस्टिन साहब ने कहा था एक सामाजिक दस्तावेज है, भारतीय संविधान सामाजिक दस्तावेज है। और ऑस्टिन साहब ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान वो संविधान है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। अब की बार पीसीएस की परीक्षा में चारों लोगों का, केसीवीयर का, ग्रेनवेल ऑस्टिन का, जेनिंग्स के सारे कथन मिलाने को आ गए थे। 3 लोगों के सारे कथन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद करे रहिएगा। ऑस्टिन साहब ने कहा था सामाजिक दस्तावेज है, ऑस्टिन साहब ने कहा था भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपना अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। निम्न में से किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा है, यह हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक रूप का आधार एवं आधार स्तंभ है। गजेंद्र गडकर का कथन पूछ रहा है कि हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है। ए ऑप्शन प्रस्तावना, बी ऑप्शन मूल अधिकार, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, और चौथा है राजकीय नीति के निर्देशक तत्व। आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में गजेंद्र गडकर साहब ने कहा था कि हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार
वो आधार स्तंभ है। मूल अधिकार नहीं है तो ये जान लीजिए कि संविधान में आपके लिए कुछ नहीं है। एक आम नागरिक के लिए अगर मूल अधिकारों को संविधान से हटा दिया जाए तो शायद आम नागरिक का भारतीय संविधान से कोई सरोकार बचेगा, क्योंकि अगर मूल अधिकार आपके पास नहीं है तो ना आपके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, या यूँ कह लीजिए राजनीतिक रूप से आप बिल्कुल बंधे हुए व्यक्ति हो जाएंगे। इसीलिए मौलिक अधिकार जीवन के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे उधार लिया है? प्रस्तावना के विचारों को किससे उधार लिया गया है? इटली का संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांसीसी संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो आप सभी को पता है प्रस्तावना, हम भारत के लोग, ये पता होगा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये विचार किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के विचारों को लिया गया है। और एक चीज़ आप बता दीजिए, फ्रांसीसी जो संविधान है उससे जो परंपरा थी, मतलब संविधान अपनाने की जो परंपरा थी, या यूं कह लीजिए कि जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता का हस्तांतरण जब आपका हुआ 14 अगस्त की रात को 1947 को, तो वह फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार हुआ था। कभी अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि सत्ता का हस्तांतरण किस परंपरा के अनुसार हुआ था, तो आप बताएंगे फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार हुआ था। लेकिन प्रस्तावना के विचारों का जो आधार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। वहाँ भी लिखा हुआ है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान आपको बताना है। केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान, केसी व्हीयर, आइवर जेनिंग्स, एमवी डायसी, ऑस्टिन, ये चारों लोगों के जो कथन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब की बार PCS 25 में आया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान, ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने कहा था परिसंघात्मक संविधान। केसी व्हीयर ने कहा था अर्धसंघ है, अर्धसंघ को केसी व्हीयर साहब ने कहा था। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। केसी व्हीयर ने अर्धसंघी कहा, क्वासी फेडरल। ऑस्टिन ने सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। और जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। तो सहकारी भी याद रखिएगा, ऑस्टिन ने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अर्धसंघी क्वासी फेडरल केसी व्हीयर, परिसंघ आइवर जेनिंग्स, ये सब ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघीय कल्प संरचना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का वितरण। ये आपको बताना है कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। विशेषताओं की चर्चा यहाँ आपको करनी है। 4 विशेषताएं यहाँ दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। ठीक, इसको बताने का आप लोग प्रयास करें। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये अपने आप में क्लियर है। शक्तियों का वितरण भी है, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा है। संविधान का काम ही वही है कि तीनों लोग आपस में, जो तीनों का एक ढांचा है उसमें बंध करके काम करें। लेकिन परिसंघीय कल्प संरचना और प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये दोनों चीजें नहीं है। तो A और D इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं होगा। तो अगर दोनों कहा जाए, लेकिन चूंकि आप में जो है केवल एक अप्रोप्रिएट पूछ रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि कूट मिलाना है, तो जब कूट नहीं मिलाना है तो लिखित संविधान और संविधान की क्या नाम है, जो शक्तियों का वितरण है, संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन अगर आपको मिलाना है कि कौन सा नहीं है, अगर 2 मिलाना होता तो आप कह देते 2 नहीं है। लेकिन इसमें का जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा कि कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इस विशेष प्रश्न का,
वो हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यानी कि सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए और डी दोनों संविधान की विशेषताएं संघीय संविधान है, ना कि परिसंघीय कल्प नहीं है। लेकिन चूंकि संविधान की संघात्मकता खंडित है, यह अगर आपको कह दिया जाए कि भारतीय संविधान क्या जो है, क्योंकि आपको पता है कि यह संघ नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरलिज्म नहीं है हमारे यहाँ, संघात्मक विशेषता तो रखता है लेकिन पूर्ण रूप से संघ नहीं है। इसीलिए केसी वीर ने अर्धसंघीय कहा है, क्योंकि आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो संघात्मकता है वो खंडित है और विशेष परिस्थितियों में इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हो जाती है, अतः इसे परिसंघीय कल्प कह सकते हैं। और जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो शक्तियों का वितरण है, यह संघात्मक संविधान का एक लक्षण है। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ। न्यायपालिका स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका हमारे यहाँ नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। इसमें से अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड यानी यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? नहीं शब्द पे विशेष जोर दीजिएगा, नहीं किया है। संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार, उच्चतम न्यायालय, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। तो कौन सी चीज हमने इंग्लैंड से नहीं ग्रहण किया है, ये हमको बताना है। संसद के 2 सदन, आप ये जानते होंगे कि इंग्लैंड के संविधान से हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को ग्रहण किया है, यानी कि संसदीय सरकार को ग्रहण किया है। तो जब संसदीय सरकार को हम ग्रहण करेंगे, संसद के 2 सदन हो जाएंगे, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। संसदीय सरकार अपने आप में हो जाएगा, और जब संसदीय सरकार हो जाएगा तो संसद सदस्यों को विशेषाधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तीनों हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, तो ये जो उच्चतम न्यायालय की संकल्पना है वो हमने यूके के संविधान से ग्रहण नहीं की है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, उच्चतम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वही बताया भी गया है कि हमने जो उच्चतम न्यायालय का कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? ए संसदीय प्रणाली, बी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सी राजतंत्रीय प्रणाली, डी कोई नहीं। इसमें आपको बनाना आसान प्रश्न है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ये संसदीय प्रणाली है अपने आप में, भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न हमारे लिए आ गया, भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक सहायक रूप में, ना कि संघात्मक रूप में जिसमें एकात्मक सहायक कहे जा सकते हैं, यह प्रावधान है, ये कहा गया है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तब उत्तर देने का प्रयास करिए इस तरीके के प्रश्नों में कि भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक रूप सहायक रूप में है, ये आपको बताना है। ये कथन किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का, ए.वी. डाइसी का, केसी वीयर का, एस.ए. स्मिथ का, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने ऊपर इसकी चर्चा की, केसी वीयर साहब ने क्या कहा है? एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक सहायक यानी कि क्वासी फेडरल अर्धसंघ। तो केसी वीयर साहब का कथन यही है, एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक सहायक रूप में स्थित है, यानी कि जिसको अर्धसंघ कहा गया। तो ये केसी वीयर साहब का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। प्रोफेसर केसी वीयर के अनुसार भारतीय संविधान एक क्वासी फेडरल है, अर्धसंघीय संविधान है, जिसमें एकात्मक जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है। ठीक है, जेनिंग्स ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान को फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंड, अर्थात एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, विशेष परिस्थितियों में यह केंद्रीकृत हो जाता है, ये आपको कहा गया है। केसी वीयर का कथन मैंने आपको बता दिया, अर्धसंघीय, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, अर्धसंघीय बताना है केसी वीयर।
केसीवियर के अनुसार भारतीय संविधान है अर्धसंघीय संविधान है, अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल। ये चीज़ें कई बार आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि बार बार आप लोग ये कथनों को भूल जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर विलियम आइवर जेनिंग्स, सर बी.एन. राव, प्रोफेसर केसीवियर। तो ये जो कथन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। ये बी.आर. अम्बेडकर साहब का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। और बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये कहा था जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, मतलब उनके ऊपर क्या कि संविधान के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कहीं न कहीं जो है नेहरू रिपोर्ट और 1935 के अधिनियम से जो है काफ़ी चीज़ें इसमें कॉपी कर ली गई हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात के लिए कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि इस संविधान को हमने जो है 1935 और 1928 के अधिनियम से काफ़ी चीज़ें हमने ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम आज्ञापरक अपेक्षा है? आज्ञापक नहीं, आज्ञापरक अपेक्षा है। संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। न्यायिक पुनर्विलोकन। राष्ट्रीय और राज्य इन दो स्तरों की सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, जिसमें इन सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में स्वाधीनता सुरक्षित हो। राष्ट्रीय और राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, जिससे इस सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको बताने का आप सब लोग प्रयास करें। कौन सी न्यूनतम आज्ञापरक अपेक्षा है? तो संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, और आपको लग रहा होगा सब सही है, लेकिन आपको बताना है कि न्यूनतम आज्ञापरक अपेक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि राष्ट्रीय और राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का वितरण। केंद्र राज्य संबंध आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्रियाशील परिसंघ के लिए जो न्यूनतम आज्ञापरक अपेक्षा है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकार के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। परिसंघ का सार ही यही है कि संघ और इकाइयों के मध्य स्वतंत्रता और समन्वयकारिता हो। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां हैं। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। बहुत से लोग इसको भी गलत करके चले आते हैं। 395 अनुच्छेद, अब मूल संविधान में 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची, 73वें 74वें के द्वारा 11 और 12वीं अनुसूची जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कितनी अनुसूचियां हैं, 11वें और 12वें अनुसूची में कितने कितने विषय हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या क्या थी मूल संविधान में? आपका नहीं पूछ रहा है, मूल संविधान का पूछ रहा है, जब संविधान बना था। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां यही थी। ये ऑप्शन आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां यही हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपको पता ही है। 395, कितना भी संविधान संशोधन हो जाएगा मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही रहेंगे। अनुच्छेदों में कोई बदलाव नहीं होगा। विभिन्न किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में अब 450 अनुच्छेद हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तारतम्यता को बनाए रखने के लिए भले ही चीज़ें उसमें जोड़ दी जाएं, घटा दी जाएं, लेकिन मूल अनुच्छेदों की संख्या वही रहती है। तो 395 अनुच्छेद इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 395 अनुच्छेद इसमें रहेंगे। तो ये आपका है हमारा YouTube चैनल @समृद्धि IAS है। हम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। @समृद्धि IAS में यह टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें जाइएगा। डेली की खबरें, न्यूज
और इसमें हमारे यूट्यूब से जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।